Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इसको हम लिंड्समैन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन डिस्कस की थी। आज हम थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। देखें, ये हमने पहले भी पढ़ा और अब भी पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी होता है कि मॉलिक्यूल लाजमन आपस में कोलाइड करें। मॉलिक्यूल को लाजमन आपस में कोलाइड करना पड़ता है ताकि केमिकल रिएक्शन हो। और मॉलिक्यूल की कोलिजन के लिए उनके पास एनर्जी होनी चाहिए जो कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो। तो यही सारी बातें हमने लिखी हैं। इट इज ए नॉन फैक्ट, ये एक जानी मानी हकीकत है कि कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल मस्ट अकर to attain energy for reaction in unimolecular reactions। unimolecular reaction ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल हिस्सा लें, यानी उसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस होगा, एक ही सब्सटेंस होगा, उसके मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होंगे रिएक्शन में। एक ही सब्सटेंस होगा, उसके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वो एक ही सब्सटेंस रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट ए है। अब इस रिएक्टेंट ए के जो मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, उसे हमने स्मॉल के से लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, इन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक टाइप के ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। 1922 में लिंडमैन proposed that such reaction proceed in the forward direction by collision। लिंडमैन का कहना था कि कोलिजन होती थी, कोलिजन हुई तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ और प्रोडक्ट बना। और यानी दो चीजें हैं रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने में, एक तो मॉलिक्यूल लाजमन आपस में कोलाइड करें, मॉलिक्यूल लाजमन आपस में कोलाइड करें, दूसरा मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। यही लिंडमैन ने कहा। लिंडमैन प्रपोज्ड दैट सच रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय कोलिजन। कोलिजन लाजमी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि उनके पास एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर। फर्ज कीजिए कि हमारे पास, लेट अस सपोज दैट देयर इज मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ए, एक रिएक्टेंट ए है, उसके मॉलिक्यूल हैं, उस रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल ने आपस में कोलाइड किया। फर्ज कर लीजिए कि ये रिएक्टेंट ए है, ये उसका एक मॉलिक्यूल, ये उसका दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट ए में। तो रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किया और प्रोडक्ट बन गया। जो हमने रिएक्शन लिखा था कि ये एक रिएक्टेंट ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो है के। अब इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ ए डिसअपेयर हो रहा है और प्रोडक्ट पी बने जा रहा है, और ए डिसअपेयर हो रहा है, इसलिए हमने लिखा है कि रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए माइनस, क्योंकि ए डिसअपेयर हो रहा है इसलिए हमने माइनस लिखा, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए की कंसंट्रेशन के। जितना ज्यादा ए होगा उतना ज्यादा चांस होगा ए के डिसअपेयर होने का, उतना ज्यादा चांस होगा प्रोडक्ट पी के बनने का। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन इस ए की होगी उतना ज्यादा ये ए प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होने का चांस रखता है। जितना ज्यादा ये रिएक्टेंट्स ए है उतना ज्यादा चांस है कि ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो, इसलिए हमने लिखा कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। रेट ऑफ दिस रिएक्शन, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू, और साइन कांस्टेंट लगाएंगे ए, ठीक। तो जी हाँ स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले जरा मेरी बात सुने। बात ये हो रही है कि सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। कोलिजन के दौरान सब्सटेंस ए या रिएक्टेंट ए के कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाती है, और वो सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो यही हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ए
are colliding among themselves. During this collision, some of molecule of reactant A या substance A attain energy equal to energy of activation और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में. The activated molecule of reactant A या substance A are denoted by A star. सब्सटेंस ए के वो मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट ए के वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बराबर हो जाए एक्टिवेशन एनर्जी के, उन मॉलिक्यूल को हम जाहिर कर देते हैं ए स्टार से. लिंडमैन प्रपोज्ड दैट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिकम्पोज इमीडिएटली बट रिमेन इन एक्टिवेटेड स्टेट फॉर ए फ्रूटफुल पीरियड. लिंडमैन का ये कहना था, उसने ये प्रपोज किया कि वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल सब्सटेंस ए के वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गई, सब्सटेंस ए के वो मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गए, तो वो मॉलिक्यूल फौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि वो मॉलिक्यूल थोड़ी देर स्टे करते हैं, थोड़ा फ्रूटफुल पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में. तो यही लिखा हुआ है कि लिंडमैन प्रपोज्ड दैट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ए do not decompose immediately but remain in activated state for a fruitful period. फिर वो activated molecule may be deactivated through collision with less energetic molecule. ये क्या बात है, इसको हम डिस्कस करते हैं. कुछ स्टेप्स लिखने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना है. There are following steps. जो ऊपर जितने भी हमने बातें की, ये स्टेप्स उन बातों को एक्सप्लेन करेंगे. There are following steps through which substance A या reactant A भी कह सकते हैं, converted into products. वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, उन स्टेप्स पे बात करते हैं. पहला स्टेप जिस स्टेप से सब्सटेंस ए कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, पहला स्टेप क्या था, कोलिजन. तो देखें, ये रिएक्टेंट ए है, ये क्या है, ये दूसरा रिएक्टेंट ए नहीं है, ये एक रिएक्टेंट ए है, उसका मॉलिक्यूल, उस रिएक्टेंट ए का दूसरा मॉलिक्यूल. यहां से ये कंफ्यूज नहीं होना कि एक रिएक्टेंट ए है दूसरा रिएक्टेंट ए है, ऐसे नहीं कहना. हमारे पास है सब्सटेंस ए, इस सब्सटेंस ए में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वो ए के ही मॉलिक्यूल हैं. इस सब्सटेंस ए में बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल, हमने उनको ए लिख दिया. सब्सटेंस ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो ऐसे लिख दिया. इनमें से हम इन मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल. अब ये सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल हैं, ये ए भी सब्सटेंस ए का मॉलिक्यूल, ये ए भी सब्सटेंस ए का मॉलिक्यूल. सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल ने आपस में कोलाइड किया और इस कोलिजन के दौरान सब्सटेंस ए के या रिएक्टेंट्स ए के कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी बराबर हो गई एक्टिवेशन एनर्जी के, और वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गए, तो हमने उनको ए स्टार से जाहिर कर दिया. जो दूसरे मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड ना हुए, उनको हमने वैसे ही ए लिख दिया, और ये प्रोसेस कहलाएगा एक्टिवेशन का प्रोसेस. एक्टिवेशन इसमें क्या हुआ, एक्टिवेशन में क्या हुआ कि सब्सटेंस ए ये क्या था, सब्सटेंस ए के कुछ मॉलिक्यूल ने आपस में कोलाइड किया, और उस कोलिजन के दौरान सब्सटेंस ए के कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी आ गई, तो उनको हमने ए स्टार से जाहिर कर दिया. ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो गए, और ये वो मॉलिक्यूल थे जो एक्टिवेट न हुए, और ये प्रोसेस कहलाएगा एक्टिवेशन. तो इसका अब अगर हम रेट लिखें, इस स्टेप का रेट लिखें, तो बराबर होगा, इसका रेट कांस्टेंट है K1, तो स्टेप का रेट बराबर होगा, रेट इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K1 A का स्क्वायर. फिर दूसरा स्टेप देखें, इसको कह दें इक्वेशन 1. फिर दूसरा स्टेप देखें, ये सेकंड स्टेप है. सेकंड स्टेप में क्या है कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल थे, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल
ये वाले एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लेस एक्टिवेटेड या लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लेस एनर्जेटिक या लेस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, यानी ये वो मॉलिक्यूल हैं जो एक्टिवेट नहीं हो सके, किसी भी वजह से ये एक्टिवेट नहीं हो सके, और ये वो मॉलिक्यूल हैं जो एक्टिवेट हो गए। तो अब ये आपस में कोलाइड करेंगे, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल और नॉन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। इस स्टेप का जो रेट कांस्टेंट है उसे K2 कह दें। इस कोलिजन के दौरान क्या होगा, इस कोलिजन के दौरान ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं वो इस कोलिजन के दौरान खुद भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जब इस नॉन एक्टिवेटेड से लेस एनर्जेटिक के साथ कोलाइड करेंगे तो एक्टिवेटेड खुद भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब इन पर स्टार नहीं लगाना, और ये प्रोसेस कहलाएगा डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन में क्या हुआ, डीएक्टिवेशन में यह हुआ कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ने जब लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया तो खुद भी डीएक्टिवेट हो गए, और ये प्रोसेस कहलाएगा डीएक्टिवेशन। इसका जरा रेट लिखें, रेट इज इक्वल टू स्टेप का रेट कांस्टेंट K2 कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, इस तरह लिखते हैं, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, इसको हम स्टेप 2 कह देंगे। फिर स्टेप तीसरा देखें स्टेप 1 में हमारे पास जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बने, इन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का डीएक्टिवेट होने का 2 स्टेप हैं, आगे 2 स्टेप हैं। दोबारा गौर से सुने, स्टेप 1 में जो हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ए बने, स्टेप 1 में जो हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ए बने, इनका खुद को डीएक्टिवेट करने का 2 स्टाइल हैं, 2 अंदाज हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करें। दूसरा तरीका यह है जो कि स्टेप 3 का बन रहा है कि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएं, चुप करके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में, और इस स्टेप को हम जो ये रेट कांस्टेंट है उसको K3 से जाहिर कर देंगे। इसका हम रेट लिखेंगे K3 और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इसको हम 3 का नंबर दे दें, और ये प्रोसेस कहलाएगा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में हुआ क्या, डीकंपोजिशन में हुआ ये कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल थे वो चुप करके कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। इस पेज पे जो पढ़ा है उसको दोबारा सुन लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, ये था सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल, सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल ने आपस में कोलाइड किया, सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल ने आपस में कोलाइड किया, और उस कोलिजन के दौरान सब्सटेंस ए के कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए, उनको हमने ए स्टार से लिखा, और कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेट ना हो सके। ये प्रोसेस कहलाएगा एक्टिवेशन का प्रोसेस, एक्टिवेशन। फिर ये हुआ, इस 2-3 को ना भूल जाएं। फिर ये हुआ कि सब्सटेंस ए जो कि एक्टिवेट, जिसके मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए थे ए स्टार, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल खुद को डीएक्टिवेट करेंगे, और इनके पास डीएक्टिवेट करने के 2 स्टाइल हैं। पहला स्टाइल ये है कि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ए, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ए कोलाइड करेंगे लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल के साथ, और खुद भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे, खुद भी लेस एनर्जेटिक हो जाएंगे। दूसरा स्टाइल ये है कि सब्सटेंस ए के ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। मेरे पास ये जो स्टेप 3 है इसका हमने रेट लिखा। अगर हमें ए स्टार की कंसंट्रेशन, इसे ए स्टारिक बोलें या ए स्टार बोलें, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है, अगर हमें इस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पता लग जाए और उस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को हम स्टेप 3 में पुट कर दें, तो हमें इसका रेट पता चल जाएगा। किसका रेट पता चल जाएगा? प्रोडक्ट के बनना का रेट पता चल जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाएगा। हमें यह पता चल जाएगा कि ए स्टेरिक किस तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका रेट क्या है, वो रेट पता चल जाएगा। डिकम्पोजिशन का शरह, डिकम्पोजिशन की रेट पता चल जाएगी। तो पता कैसे चल जाएगी? अगर हम ए स्टेरिक की कंसंट्रेशन को पुट कर दें इस स्टेप में। तो अब हमें मालूम क्या करना है, हमें ए स्टेरिक की कंसंट्रेशन को
फाइंड आउट करना है और वो फाइंड आउट करके इसमें पुट करना है। अब हम वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये बात हमने लिखी है कि वी वांट टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 से, इस स्टेप से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करना चाहते हैं तो हमें एस्टेरिक की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो यही बात हमने लिखी है कि इफ वी वांट टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टेप 3 देन वी नीड द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टेरिक व्हिच इज एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहते हैं उस चीज को जो कि दरमियान में हो। दरमियान में होने का क्या मतलब है कि ये आपके रिएक्टर्स हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टर्स जब छलांग लगाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो बीच का जो स्पीशी बनेगी, सेंटर की जो स्पीशी बनेगी वो कहलाती है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम एक रूल, एक तरीका, एक मेथड यूज करते हैं जो कहलाता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पर मैं अलग से भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह लेटर ऑन। अभी के लिए ये समझ लें कि जो इंटरमीडिएट स्पीशी होती है उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए जो तरीका हम यूज करते हैं, जो मेथड हम यूज करते हैं, वो कहलाता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये मेथड क्या है? इस मेथड के अकॉर्डिंग जितनी कंसंट्रेशन में इंटरमीडिएट स्पीशी बनती है उतनी ही कंसंट्रेशन में इंटरमीडिएट स्पीशी डिसअपेयर होती है। जितनी कंसंट्रेशन में इंटरमीडिएट स्पीशी के फॉर्मेशन होती है उतनी ही कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट स्पीशी की, मैंने कुछ गलत यूज किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट स्पीशी की बनती है उतनी ही कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट स्पीशी की डिसअपेयर होती है। तो यूं कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पीशी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट स्पीशी। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार क्या है? ये हमारा इंटरमीडिएट स्पीशी है। वो अप्लाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये मेथड क्या कहता है? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार बराबर होता है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए स्टार के। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार और हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए स्टार, और उसको यहाँ पर हमें पुट कर देना है। फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार और रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए स्टार हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये देखें इस स्टेप में क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हमें देगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार। देखिए इस स्टेप में ए स्टार बन रहा है, तो इस स्टेप का जो रेट ला है वो हमें ए स्टार की फॉर्मेशन देगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार पे हमने लिखना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार पे हमने लिखना है K1 और ये वाली चीज ये हमने, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार के। अब देखें रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए स्टार कहाँ हो रहा है? स्टेप 2 में ए स्टार डिसअपेयर हो रहा है, स्टेप 3 में ए स्टार डिसअपेयर हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। यानी स्टेप 2 में भी ए स्टार डिसअपेयर हो रहा है, स्टेप 3 में भी ए स्टार डिसअपेयर हो रहा है। तो स्टेप 2 का जो रेट है वो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए स्टार होगा और स्टेप 3 का जो रेट है वो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए स्टार होगा। तो इसी चीज को हमने कहां पे लिख देना है? यहाँ पे लिख देना है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए स्टार। स्टेप 2 में हो रहा है तो K2 ए स्टार इंटू ए, और स्टेप 3 में भी ए स्टार डिसअपेयर हो रहा है, तो हमने स्टेप 3 का जो रेट है वो भी प्लस कर देना है K3 ए स्टार। इस तरह हम इसको लिख पाएंगे। हम समझे काफी हद तक खत्म हो गया। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो लेंथी ना हो, लेकिन वीडियो लेंथी हो जा रही है आपको समझाने के चक्कर में। अब यहाँ से देखें कि आप ए स्टार को कॉमन ले सकते हैं। ए स्टार को कॉमन लें तो K2 बचेगा, ए बचेगा, प्लस यहाँ से सिर्फ K3 बचेगा और यहाँ से K1 ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा। अब हमें चूंकि ए स्टार को अलग करना है तो
ए स्टार को अलग कर लेंगे और ये सारा फैक्टर उधर ले जाएंगे। जब ये उधर जाएगा तो ये K1 के नीचे आएगा, K1 इंटू ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ये वाला स्टेप आएगा, K2 ए प्लस K3। इसको हम नंबर दे दें, इस इक्वेशन को हम नंबर दे दें इक्वेशन 4। ऑल प्रोग्रेस है रिएक्शन की, वो स्टेप 3 से हमें पता लग रही है, तो हम लिखेंगे दी ओवर ऑल प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन is noted from step 3। step 3 सॉरी, अब ये नजर आ रहा होगा, सॉरी पहले नजर नहीं आ रहा था। The overall progress of reaction is noted from step 3। तो स्टेप 3 से हमें पता चला, स्टेप 3 ये था, अगर स्टेप 3 को हम लाएं तो ये देखें स्टेप 3 है जिसमें ए स्टार कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो और हमारी दिलचस्पी प्रोडक्ट के साथ ही होती है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज नोटेड फ्रॉम दिस स्टेप। तो अब इस स्टेप 3 का ये जो रेट है, रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखेंगे रेट है ए स्टार डिसअपेयर हो रहा है तो माइनस, देखिए ए स्टार डिसअपेयर हो रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K3 ए स्टार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। स्टेप 3 वो स्टेप है जो हमें रिएक्शन की ओवरऑल प्रोग्रेस दे रहा है। किस रिएक्शन की ओवरऑल प्रोग्रेस दे रहा है? उस रिएक्शन की ओवरऑल प्रोग्रेस दे रहा है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और स्टेप 3 में हमारे पास प्रोडक्ट ही बन रहा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, The overall progress of reaction is noted from step 3। step 3 ये चीज हम इस चीज का मतलब है रेट, K3 ए स्टार। इसको हम इक्वेशन 5 का नंबर दे देते हैं। नाउ पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में पुट करें तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K3 ए स्टार की जगह जो इक्वेशन 4 में हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो पुट करें। वो वैल्यू क्या थी? वो थी K1 ए का स्क्वायर ओवर K2 ए प्लस K3। इसको कह दें इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 का इसको नंबर दे दें। स्टूडेंट ये चीज फाइनल हो गई है। फाइनल क्या हो गया कि अगर हमें ए की कंसंट्रेशन पता हो, जो कि हमें पता होती है क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, हमें पता होता है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। उस समय हमें पता होता है कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है। वो कंसंट्रेशन पुट करें, रेट पुट करें, तो हमें इस जो रिएक्शन का रेट है, रेट वो पता चल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें से आपको कुछ ना समझ आए, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे जरूर कमेंट्स में पूछें। इसका एक सेकंड पोर्शन है वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाए तो बच्चे देखते नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।